बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जो चीनी इंजीनियर्स पे हमला हुआ है उसकी वो कितना संगीन होगा पाकिस्तान के लिए, उस पर बात करेंगे। भारत को पाकिस्तान और चीन के चैलेंजेस का सामना है, ये चैलेंजेस क्या क्या हैं इस पर बात करेंगे। जंगबंदी की करारदाद के बावजूद गज़ा में बमबारी नहीं रुकी, ये भी जिक्र होगा इसका। और इसके बाद पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे अमेरिका का एक साफ और वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है। पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ क्या करेगा, कैसे उसको हैंडल करेगा, इस पे बात करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे मोदी सरकार की इलेक्शन से पहले जो धांधली के इक़दाम हैं उसका जिक्र करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, आज जो आपने मौजू चुना है चीन का, जो चीन पर जो है मुसलसल जब से सी पैक बना है, जी हमारे पर भी मुसीबत आ गई है और चीन पर भी आ गई है। उन्होंने ये और इंडिया ने, इसराइल ने और यूके वेस्ट ने, सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि इस प्रोग्राम को वो चलने नहीं देंगे। और ये बात पाकिस्तान को बता दी गई थी पहले भी, और अब भी उन्होंने अब अमली तौर पर उनको बता रहे हैं। अब इसमें तो एक तो चीज़ बात यह है कि जो पहले, इससे पहले कि हम इसके जो वाक़यात पर बहस करें, इसके ये देख लें कि अमरीकी साथ का असला इसमें इस्तेमाल हुआ है जी और अमेरिका ने भी इसकी मजम्मत की है और पाकिस्तान ने मजम्मत पहले कर दी थी और तमाम जो चीनियों को जो है वो किस्म की हिफाजती तहवील में ले लिया है पूरे पाकिस्तान में। और ये बात बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ चीन के लोगों से कि देखिए, जब आप एक बड़ा मुल्क बनना चाहते हैं, आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो फिर आपको ये छोटे मोटे जो वाक़यात होते हैं, 5 आदमी का शहीद होना या 10 आदमी का शहीद होना। 2021 में भी जब वाक़या हुआ था डासू डैम के पास, तो उस वक्त भी 13 अफराद शहीद हुए थे। तो 13 चीनी जो है उनको हलाक हुए थे, जहाँ बाग हुए थे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भी तो होते हैं, लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर करनी चाहिए कि जब आपको ये मालूम है कि दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है, तो उन चीनियों को जो है आप बख्तरबंद, दोनों साइड से बख्तरबंद गाड़ियों को लगा के क्यों नहीं चलते। और फिर एक साइड में भी जो है वो सामने भी हमारे मोबाइल होने चाहिए और पीछे भी मोबाइल होने चाहिए। और उनको क्या तो वहीं तक महदूद रखें जहाँ तक उनका इलाका हो, या फिर वो उसको दें तो फिर उनको सिक्योरिटी पूरी दें। एक तो ये बात होगी। और अब उन्होंने कहा है कि साहब वो जो डैम बनाने वाले हैं, जो कि वापडा के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि साहब हम उनको सिक्योरिटी देंगे और मजम्मत तो करते हैं, लेकिन बहरहाल बेसिकली जो सज्जाद गनी हैं, वासुदेव वापडा के तमाम मनसूबों पर सिक्योरिटी के इंतजाम के तमाम मुतल्लिकीन से मिलकर जो है वो उसको अच्छा बनाएंगे। पाकिस्तान में जो चीन के जो मनसूबा जात हैं, वो सी पैक जो है एक आलमी मनसूबा है जिसके तहत अमेरिका की बालादस्ती को ख़तरा लाक हुआ है। अब इसमें देखें तो मुसलसल, अगर आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं टीटीपी पे की तरफ से, और बलोच लिबरेशन आर्मी के और बलोच जिसे दूर तंजीमें हैं उनकी तरफ से हो रहे हैं। तो बेसिकली इसमें दो वजूहत हैं। एक तो सी पैक है और दूसरा ये है कि अमेरिका का जो आलमी एजेंडा है, जिसका को हम यूनियन प्लान के नाम से 2013 में मैंने जो हमारा पहला प्रोग्राम नशर हुआ था 1 मार्च को, उसमें हमने यूनियन प्लान के बारे में ज़िक्र किया था। और यूनियन प्लान जो है वो बहुत ही एक ऐसा मंसूबा है जिसके तहत में पूरे मशरक़ी वस्ती की जो सरहदें हैं उसको तब्दील करना है। और उसमें कर्नल पीटर आफ ने उसमें रंग भरे हैं और उसमें एक किताब जो है उन्होंने लिखी है, नेवर क्विट द वार। और उस वार में कहा कि जंग को कभी भी जो है वो रोकना नहीं चाहिए और उसको मसलसल जारी रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहना था कि जो मशरक़ी वस्ती में, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान शामिल हैं, उसमें मैंने मशरक़ी वस्ती से मुराद भाई है कि तमाम अरब का इलाका जात और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान शामिल हैं। वो कहता है कि इसमें इस खत्ते में जितनी भी सरहदें हैं वो सब मसनूई हैं और कोई भी जो इनका ताल्लुक़ जो है वो परमानेंट नहीं है। तो ये जो है बनाई गई हैं 1945 के बाद में से, तो या सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होने के बाद में। तो उसमें जो मनसूबा साजी की गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कोई मुल्क जो है जो कि इसराइल से बड़ा ना हो, इसको ग्रेटर इसराइल का मंसूबा भी कहते हैं, कर्नल पीटर आफ प्लान भी कहते हैं, जो बाइडन प्लान भी कहते हैं, क्लीन वाश प्लान भी कहते हैं। इस पर हमने सबसे पहला प्रोग्राम किया था जो बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल था, और आज भी हम उसको रिपीट करें। फिर हमारे जंग अखबार में भी छपा और ये फिर हमारे इस पर किताब में भी हमने लिखा चीन और ईरान और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके मतलब। और वो जब हमारा इनका माहिदा हुआ वो वहाँ भी जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ भी जिक्र कर देते हैं। उस मंसूबे के तहत यूँ है कि जो सऊदी अरब के जो हैं कई टुकड़े करना चाहते हैं, वो सऊदी अरब के अंदर जो मक्का मदीना का जो
इलाका है उसको वेटिकन सिटी की तरह से बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर जो है तमाम जो जितने भी हमारे फ़िरक़े हैं या हमारे मुसलमानों के जो शिया सुन्नी और सुन्नियों में बहुत सारे और शियों में बहुत सारे, उन सब को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को बिल्कुल वेटिकन सिटी की तरह से, जो रोम में एक छोटा सा इलाका है उसको आज़ाद कर दिया जाएगा कि साहब वो वेटिकन सिटी की तरह से आज़ाद होगा। फिर खैबर का जो इलाका जो है उर्दून को दे दिया जाएगा और उसमें फिर जो उसके बदले में इनको ये करेंगे कि वो जो बैल और कतीफ़ का जो इलाका है मशरिक़ी सूबा जो है वो पूरा पूरा वो हम इसको इराक़ को दे देंगे और उसके बदले में उनको ये कतर देंगे। तो कतर का मसला ये है कि कतर का बॉर्डर जो है वो उदेलिया से हफूफ से आगे जाकर उदेलिया से मिलता है। तो उसमें कतर के पास जो है सबसे बड़ी जो ताकत है उसके पास वो अल जज़ीरा टीवी है, जिसकी वजह से जो जितने भी उनके मनसूबा जात थे वहाँ पर नहर को पाटने के और वहाँ पर रास्ता बनाने के या नहर को रास्ता जो उनके दरमियान में ज़मीनी रास्ता है उसको तोड़ने के लिए, वो सब के सब उन्होंने नाकाम कर दिए अल जज़ीरा टीवी ने। तो अब सूरत हाल ये है कि फिर उसमें पाकिस्तान में ये कहा गया है कि सब पाकिस्तान को और ईरान को छोटा मुल्क बना देना चाहिए। जो नक्शा हमारे हम आपको अपने टीवी पे दिखा देंगे वो ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ पंजाब और सिंध तक महदूद रखा गया है और ईरान को सिर्फ जो है छोटा सा सूबा बनाकर, छोटा सा मुल्क बनाकर उसका आवाज़ का इलाका, उसका जो अज़री इलाका है वो और सिस्तान का जो इलाका है वो काटा जाने का मंसूबा है और हमारा बलूचिस्तान जो मिलाकर उनको ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने का इरादा है। तो इसलिए एक हमला CPEC की वजह से हो रहा है और दूसरा हमला जो है वो इस प्लान को मंसूबे को अमल दरामद करने के लिए किया जा रहा है। अब हमने इसमें ये कोशिश की थी कि जब हम जहाँ पर जो हमारे DG रेंजर थे बिलाल अकबर साहब, उस वक्त मैंने उनको मशवरा दिया था जो कि आप ये यहाँ से बाढ़ लगा लें, तो वो उसके बाद में उन्होंने बाढ़ लगवाई जनरल इब्राहिम शरीफ के ज़माने में और एक कुछ थोड़ा सा इलाका बाकी रह गया जिस जो कि अभी भी 200 मीटर है या 2 किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर उन्होंने बाढ़ को उड़ा दिया है TTP वालों ने और अफ़गानियों ने के सामने इसको बाढ़ को कायम नहीं होने देंगे, जहाँ पर अक्सर वो बेशतर वहाँ से घुस आते हैं। तो अब बुनियादी तौर पर तो दो बातें तो ये वजूहत हो गई और उसमें यह है कि उनका मकसद ये है कि एक कुर्द इलाका बनाया जाए जो 5 मुल्कों को तोड़ेगा। एक जो है पहला शाम के मुल्क से जो कुर्द रहते हैं उनको अलग करेंगे, फिर तुर्की से जो है उसको अलग करेंगे, फिर इराक़ से उसको अलग करेंगे और फिर इसके बाद में ईरान को करेंगे और फिर इसके बाद में अज़रबैजान को करेंगे। अज़रबैजान तक तुर्काबाद है तो एक छोटी सी लंबी सी पट्टी बना देते हैं और एक मुल्क बनाना चाहते हैं जो कि इनका मंसूबा है। और जो आवाज़ का इलाका है यहाँ अरबी बोलने वाले लोग हैं ईरान में, वो इराक़ को दे देंगे। तो इस तरह से वो ये कहते हैं कि ये जो फितरी है कि वो जो ईरानी नस्ल के लोग हैं या वो ईरानी ज़बान बोलने वाले फ़ारसी बोलने वाले लोग हैं वो एक तरफ कर दिए जाएंगे और वो शिया बुनियाद पर कर दिए जाएंगे और सुन्नी बुनियाद पर जो है पूरा जो है जो ग्रेटर बलूचिस्तान बना दिया जाएगा। तो ये जो मंसूबा कलर पीटर आफ ने अपने किताब में लिखा है और इसको इसमें रंग भरे हैं और हमारा जो सिर्फ सिंध को और कराची सिंध और पंजाब का इलाका सिर्फ हमारे पास रहेगा। और ये बात भी जो फिर है कि यहाँ पर जो अटक का जो हमारा पुल है यहाँ पर ये जो अफ़गानी हमलावर होंगे और ये जो हमारा जो इनका मंसूबे में ये भी शामिल है कि ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का और गिलगित बल्तिस्तान का वो अफ़गानिस्तान को दे देंगे। तो इस तरह से ये एक बड़ा मंसूबा इनके जहन में है और चीन के हवाले से इनका जहन में ये है कि CPEC को जो है वो बाहर की बंदरगाह से भी नहीं जाने देंगे और गवादर की बंदरगाह से भी नहीं जाने देंगे। अब इसके अंदर उन्होंने जो कोशिशें की हैं वो ये की है कि इंडिया ने ये कोशिश की है कि वहाँ पर जो ओमान के इलाके के अंदर जो है वहाँ जो उसमें वहाँ पर अपने अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गवादर के बिल्कुल सामने बैठ जाएँ वहाँ पर और गवादर की जो है सारी चीज़ें मॉनिटर करें या उन पर हमला करें। तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान को कबूल नहीं है और पाकिस्तान इस सिलसिले में जो काम कर। अब ये थोड़ी सी बात जो आपने कहा कि गवादर पे एक तो वाक़यात की तसलसल देखी है जी कि गवादर के पोर्ट पर अथॉरिटी बिल का जो हमला जो है वो नाकाम हुआ, 8 दहशतगर्द हलाक हुए, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ये वाक़या 20 तारीख को हुआ। फिर इसके बाद में एक वाक़या हुआ जो तुर्बत के अंदर हुआ कि तुर्बत में नेवल बेस है, जो गवादर के अंदर नेवल बेस इस तरह से है कि वहाँ पर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है या एयरफोर्स जो है वहाँ की जो हेलीकॉप्टर पर मुश्तमिल है और जो तैयारों पर मुश्तमिल है, जो उनके पास जो तैयारे हैं वो तैयारे वहाँ उतरते हैं। हम भी वहाँ पे उसमें गए हैं, गवादर में भी गए हैं, तुर्बत भी गए हैं। तो वो
वहाँ पर उन्होंने हमला किया, जिसके अंदर जो है वो 4 दहशतगर्द मारे गए और हमारा एक सिपाही नुमान शहीद हुआ। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये मुसलसल कार्रवाई की जा रही हैं और उसके अंदर जो है आलमी शायद ख़ुसूसन अमेरिका इसमें शामिल है। अमेरिका असला वही असला है जो कि अमेरिका छोड़ के गया है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये बात हम कह सकते हैं शरा सदर के साथ में जो इस वक्त की जो हुकूमत है जो अफ़गानिस्तान की, उसे हम ब्रदर मुल्क अब नहीं कह सकते, इस लिहाज से कि उसमें जो है जो अखुनज़ादा जो साहब हैं वो अमेरिका के, और उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि वो अमेरिका के साथ देंगे। जो मैंने आपको याद होगा कि हम ये जब ये करते थे हमारी जो प्रोग्राम करते थे, उस प्रोग्राम में जो मैं अपने सच टीवी पर, उसमें हमने बार बार कहा था कि इनमें दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं 2020 में, और वो मुज़ाकरात के अंदर इसी बात तय हुई थी कि जो अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इनके दरमियान में और अमेरिका के दरमियान में खुफिया माहदा हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसलिए वो जो असला जदीद असला था, जदीद टैंक थे, जदीद हेलीकॉप्टर अपाची वगैरह थे, वो यहाँ छोड़ कर चले गए हैं, जो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अब मैं ये जो बात ये है कि ये खुल कर बात है कि पाकिस्तान एक वक्त हम लोग के जद में है। पाकिस्तान को चारों तरफ से, एक तरफ से ईरान से हमला हुआ, लेकिन वो ईरान ने तो फिर मामला सुलह सफाई हमारी हो गई, यहाँ पर हमने 7 उनके आदमी दहशतगर्द मार दिए थे। फिर हमने अफ़गानिस्तान में हमला किया। अब TTP ने कहा कि हमने इस पर हमला नहीं किया, तो फिर किसने किया? अब वो ISIS का नाम लेते हैं। तो अब जो वहाँ जो आप देख लीजिए कि जो भी हम एंटी अमेरिकन मुल्क है, वहाँ पर रूस के अंदर देखें कि वहाँ पर कितना बड़ा हमला हुआ कि 140 से 50 एक आदमी मारे गए हैं। एक तफरी मुकाम पर सिनेमा घर था या ओपरा हाउस था, वहाँ पर उन्होंने मार दिए हैं। तो ये सब के सब जो हैं वो भी ISIS ने जिम्मेदारी ली है, जो इस्लामी रियासत के नाम से जो अपने आप को ISIS कहती है, जो इस्लामी रियासत नहीं है, अमेरिका का मेड इस्लामी रियासत है, क्योंकि उनको ये ख्याल है कि हमारी मजहबी किताबों में ये मौजूद है कि खुरासान से जो झंडे निकलेंगे, काले झंडे जो कि एक पाक रंग है, उस रंग के झंडे निकलेंगे और वो सारे के सारे जाएंगे शाम, और शाम से फिर वो इसराइल पर हमला करेंगे और फतेह याब होंगे। तो वो उसके लिए उन्होंने उसको पहले से उसकी प्रीएम्पशन ये की है, उसका पहले से जो है पेशगी दुरुस्त करने के लिए एक झूठा तंजीम इस्लामी स्टेट ऑफ खुरासान के नाम से एक तंजीम दे दी है, वो बना दिए झूठा, और उसके ताकि वो फिर जो असल तरीका है तो वो उसके लोग ख़तर उसके बारे में शुबह में मुब्तला हो जाएंगे, ये वही है या असल है। ये इस किस्म के जालिम लोग हैं कि इसमें एक औरत के पर जो है वो 10 मर्द औरतें जो वहाँ गई थी इस्लाम के नाम पर बेचारी जुल्म की मारी, तो वो जो थे उसमें आपको याद होगा कि हमने ये बताया था उनको कि ये क्या चीज़ है। तो उस वक्त हमने बताया था कि 100 आदमी तो जो है वो अमेरिका ने दिए थे और 200 दिए थे इंग्लिस्तान ने, और इसके बाद में फिर बहुत से लोग जो है अपने खुशी जुग दुर्जुग इसमें शामिल हुए कि इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए जो जज्बा जो जुनूनी लोग थे उसमें शामिल हुए। उसमें औरतें भी थी। जब औरतें वापस वहाँ से भागी हैं किसी ज़रूरत में, तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस्लाम का नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा दहशतगर्द लोग हैं, और ये लोग जो हैं इस्लाम से इनका दूर दूर का वास्ता नहीं है, बल्कि वो एक दहशतगर्द लोग हैं, जो लड़ाका लोग हैं, जो कि आपको याद होगा कि अमेरिका के लोग जो हैं वो एक किस्म के शोबाज और वो काउबॉय हैं, वो दहशतगर्द हैं, तबन दहशतगर्द हैं जी। वो एक उनका अगर वो इनका एक 10 आदमी का ग्रुप चलता है, उनका सेकंड कमांड जो उनसे कभी अपने कमांडर करता है तो कमांडर को वो मार देता है, सेकंड कमांड या कमांडर जो है सेकंड कमांड को मार देता है। काम खासा से बात पर गोली आपने पहले क्यों चलाई, घोड़ा आपने क्यों आगे बढ़ाया, जो ज़माना जाहिलियत के ज़माने में जो मक्का में होता था वो ये इन लोगों की आदत है। जी मेरे साथ ब्रेक लेकर आ जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर मजीद जो भी बात करनी है आपको करेंगे, फिर अगले मौजू पे भी चलेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं, फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। बुनियादी बात ये है कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये दो बात है कि CPEC का मनसूबा जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, और वो अफ़गानिस्तान में भी दहशतगर्दी कराएगा, नाम पाकिस्तान का लेगा, इसलिए कि वहाँ पर अमेरिकनों ने ये सोचा था कि वाक़ खान की बैठ से वो वहाँ से रास्ता बना देते हैं, उनसे माहिदा भी किया है, और वो फिर चाबहार की बंदर से निकाल देंगे। तो अब उस लिहाज से अगर वो उनका जो मंसूबा है वो अगर कामयाब हो जाता है, जो जैसा कि मैं कह रहा हूँ यूनोन प्लान या कर्नल पीटर राफ प्लान या क्लीन वाश प्लान या जो बाइडन प्लान, तो वो अगर मुकम्मल हो जाता है तो इसके मतलब ये कुछ चाबहार की बंदरगाह से भी चीन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ना वो इस्तेमाल कर सकेगा बंदर अब्बास को, ना इस्तेमाल कर सकेगा वो गवादर को।
ये जो हमें मज़ामत करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, जो अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें जो है ज़्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा करना है इसमें। बहरहाल अब जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले तो ये कहा जाता था कि जो पहाड़ी इलाका जाते हैं जिसमें बुगटी कबाइल हैं, मरी कबाइल हैं, वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जबकि ये तो सिर्फ मैदानी इलाका है। तो यहाँ पर हमारी रेकी इतनी नाकाम क्यों है? जब आप गए थे वहाँ पर, याद करें कि जिस वक्त आप गए थे वहाँ पर शोधा की का प्रोग्राम करने के लिए और आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो आपके पीछे किस तरह से वो आ गए थे तुर्बत में। तो उसमें सबको मालूम है कौन दहशतगर्द है। तो फिर आप इतनी इंटेलिजेंस कमी क्यों नहीं गिरफ्तार करते उन लोगों को? दूसरी अहम बात यह है कि जो इसमें जो आदमी पकड़े जाते हैं, वो जो अब मिसिंग पर्सन के नाम से जो बहुत बड़ा जो इज्तिमा इस्लामाबाद में किया है, इसमें जो है करीम जान जो था वो जो उसमें मौजूद था, जो उसकी जो शनाख्त हुई है दहशतगर्द करीम जान, उसकी बहन ने उसको दरख्वास्त की कि वो मजीद ब्रिगेड का आदमी था, और उसके भतीजे ने कहा कि मेरा भतीजा मिसिंग पर्सन नहीं था बल्कि दहशतगर्द तंजीम कालादम PLA मजीद ब्रिगेड का रुकन था, और अपनी मर्जी से तंजीम के साथ रह रहा था। दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रहायशी था और 25 मई 2022 को लापता हुआ। सिक्योरिटी के मुताबिक पहले दहशतगर्द इम्तियाज़ वल्द रज़ा मोहम्मद भी लापता फहरिस्त में शामिल था, वो भी सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई मारा गया। सिक्योरिटी के ज़राए से बताया कि दहशतगर्द अब्दुल वदीद सातकजई भी लापता फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द अब्दुल वदीद मच के हमले में सिक्योरिटी हाथों से मारा गया। ख्याल गया 20 मार्च को सिक्योरिटी फोर्स ने गवादर में पोर्ट अथॉरिटी कार में दहशतगर्द का नाकाम बनाया और जवाई कार में 8 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 जवान शहीद हुए। ये जो 2 जवान शहीद हुए वो हमने बताया ताल्लुक खैरपुर से था, और वो सिंधी था जो बच्चा, वो उसने जाम शहादत नोश फरमाया। तो अब इसके बाद में हमें अब दूसरे मौजूद पे आ जाए। थोड़ा सा चीन का जो रद्दमल आया, आप नहीं समझ अब चीन का रद्दमल जो आया, चीन ने कहा कि हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आ गया रद्दमल। नहीं, रद्दमल देखिए, ये बात मैंने जो अभी जान जो यहाँ के पहले कौंसल जनरल थे जी, उनसे जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, हमने सच TV भी चलाया और वो हमने अपने मंथली इंटरेक्शन में भी छापा। अंग्रेज़ी में था तो उसको उर्दू का तर्जुमा हमने किया, और उसमें मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप लोग ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्से हो जाते हैं। अगर एक प्रोफेसर यहाँ शहीद हो गया था तो आपने सारे तमाम जो चीनी ज़बान के जो सिखाने वाले सबको बंद कर दिया। तो अगर इस तरह से रहा तो फिर आप किस तरह करेंगे? आप दुनिया, अगर आप पर मुसीबत हम पर आई हुई है तो वो आपकी वजह से आई हुई है, वरना तो हमें तो सिर्फ एक मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है। आप CPEC से भी मुकाबला कर रहे हैं, वो सही है कि CPEC हमारी जो है वो शारग है, तो जो भी शारग हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है, और CPEC जो भी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं याद होगा कि मैंने सबसे पहला मजमून जिस वक्त नवाज शरीफ ने कहा था कि ये गेम चेंजर है, तो मैंने लिखा था कि अल्लाह खैर करे कि गेम चेंजर जो है वो बड़ी मुश्किलात पैदा करता है, तो वो ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। और मैं यही समझता हूँ कि चीन ने जो, मैंने बीजान को कहा कि आपको थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, जब थोड़े बहुत तो आदमी शहीद होंगे तो आप जहाँ बाग होंगे तो आप इस पर क्यों डरते हैं? हमारे तो रोज़ मारे जाते हैं, तो आपके पास तो आदमी भी बहुत हैं, आपके तो 1.3 बिलियन है। बड़े मकसद के लिए आपको आप इसमें कुर्बानी की क्या परवाह करनी चाहिए? 4 इंजीनियर मारे गए तो आपको परेशानी हो गई, 5 इंजीनियर मारे गए परेशानी हो गई। आप भी तो आप देखें ना कि हम कितनी कुर्बानी आपके लिए दे रहे हैं, आप मंसूबे हमारे यहाँ बना रहे हैं, लेकिन आप भी देखिए कि हमारी तवज्जो कितनी है कि वज़ीर आज़म भी पहुँच गया, वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गया, सदर भी पहुँच गया, बिल्कुल हर आदमी जाकर आपके साथ ताज़ियत की है। शांगला के जो वाक़ा हुआ जिसमें कि 5 चीनी इंजीनियर शहीद हुए हैं या जहाँ बाक हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि हमारी जो स्टडी, उन्होंने कहा है कि हमारे, ये बात तो उन्होंने सही की है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने, वज़ारत ख़ारजा ने, कि जो हमारे जो ताल्लुक़ात हैं उसमें दरार डालने की कोशिश में जो भी कर रहा है कोई नाकाम होंगे। हमारे जो बासूट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, गाड़ी पर देखकर हमले को निशाना बनाया जिसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी शहीद जहाँ बाक हुआ। इस दहशतगर्दी के हमले की पुरजोर मजम्मत करता है। उन्होंने कहा जो वज़ारत ख़ारजा का नोटिफिकेशन आया वो यूँ था जी। तो पाकिस्तान ने भी हमले की मदद की है, अमेरिका ने भी की है, लेकिन ये है कि फिर पाकिस्तान ने कहा कि दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन और शांगला के हमले के मामले में राब्ते हैं, वो एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं। लेकिन ज़हन ये बता दूं मैं आपको कि ये जो मामलात हैं ये बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। अच्छा। और इसके लिए जो भी जितनी भी मुस्तैदी की ज़रूरत है वो आपको करनी चाहिए, हर जगह करनी चाहिए। हमें सच TV पे भी करनी चाहिए और दूसरी जगह पर भी करनी चाहिए, जहाँ पर भी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसमें हमारे को एहतियात से काम लेना चाहिए। जी। अच्छा जी, आप इसके बाद में जो अगला मौजू है उस पर हम आ जाते हैं जी। वो जो है वो यूँ है कि जो जनरल अनिल चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका एक नया अहदा बनाया उन्होंने जी। आर्मी चीफ अलग है, एयर चीफ अलग है, एक किस्म का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आप जॉइंट फोर्स बना दिया, लेकिन कोई जॉइंट वर्ड वो कोई नहीं, अलग अलग है सब के सब। ये लैंड फोर्स का आदमी होता है, वो उसने कहा है अनिल चौहान ने, जनरल अनिल चौहान ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर्विसेज CDS कहलाता है,
उसका कहना है कि इंडिया चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के खतरात से आगाह है और हम जानते हैं कि हमें किन चैलेंजेस दरपेश हैं। जी अब सवाल ये किस तरह के चैलेंज उनके लिए तैयार है। अब वो दरअसल जिस दुनिया में रह रहे हैं वो 1980 की दुनिया में रह रहे हैं या 1971 की 1965 की जंग में दुनिया में रह रहे हैं। जी वो जो 1965 की जंग में तो हम तो कहते हैं कि हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि हम जब जाएंगे तो लाहौर पे हमला करेंगे तो वो फिर हम चाय नहीं शराब पियेंगे वहाँ जाकर। तो वो जो वहाँ का मेजर जनरल था, कमांडर जिस पर हमला करना था, वो हमारे फ़िज़ाई हमले डर कर जो है हमारे खेतों में, पाकिस्तान के इलाके के खेतों के अंदर छुप गया था और गोड़ों जो है वो आधा पैर उसका जो है मट्टी में दबा हुआ था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसको लेटर जनरल का सामने हुआ तो उसने कहा तुम्हें तो किसान होना चाहिए, तुम फौजी जनरल कैसे हुए। उसको कोर्ट मार्शल करना चाहिए था, लेकिन उनकी जो है सिफारिश आ गई तो फिर वो कोर्ट मार्शल नहीं हो सके। तो वो हमला नाकाम हुआ, चिमंटा में वो हमला नाकाम हुआ। फिर हमारे आपको याद होगा MM आलम ने वहाँ पर हमने फ़िज़ाई बढ़तरी हमारी रही, हमारी हमें दबारका के अड्डे को तबाह किया, तो हमारी बहरी बढ़तरी भी हमारी हासिल रही। इसके बावजूद वो कहते हैं कि साहब हमने वहाँ जंग जीत ली है। तो 65 की जंग को भी वो अपना जीतने करार देते हैं। 71 की जंग तो वाकई वो जीते इसलिए कि उन्होंने उसमें अलग कर दिया। नहीं USSR भाई USSR की मदद शामिल थी। USSR मुफ्ती बानी सारी ट्रेनिंग जो USSR में हुई और मुफ्ती बानी को सारा असला वहाँ से दिया गया, मुफ्ती बानी को पैसे वहाँ से दिए गए और फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी ने वहाँ पर हमला किया और पाकिस्तान ने खुद, अब उसमें सिर्फ ये नहीं था कि रूस, इंडिया और ख़ुद पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं चाहते थे। 3 फैक्टर थे पाकिस्तान के हुक्मरान में, जहाँ मुंजमद हुक्मरान थे इस नशे में चूर हैं कि साहब उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। जो इंदिरा गांधी ने भी कहा कि साहब हमने बे ऑफ बंगाल में जो है वो पाकिस्तान का जो नज़रिया पाकिस्तान को डुबो दिया है, हमने उनको 8.5 साल की गुलामी का बदला ले लिया है, सो एंड सो। लेकिन वो फिर आपने बदला नहीं लिया इसलिए कि आप तो फिर वो तो आज़ाद नहीं हो। उन्होंने तो आपके मुल्क में शामिल नहीं हुआ बांग्लादेश, वो तो मुसलमान मुल्क की हैसियत अभी भी मौजूद है। और वहाँ पर कोई भी सही, चाहे वो बेटी कितनी उसकी हो मुजीबर रहमान की, लेकिन है तो मुसलमान ना, कलमा तो पढ़ती है, रोज़ा भी रखती होगी, नमाज भी पढ़ती होगी, नहीं पढ़ती होगी तो हमें उम्मीद है पढ़ती होगी। जी तो अब ये बात है, अब उस नशे में चूर हैं। और हमने ये बात ध्यान से शुरू की कि 1980 के ज़माने की जंग के वो आदी हैं। वो ये नहीं समझते कि आज का दौर जो 19वीं जंग के ज़माने में क्या थी, 3 फौजें होती थी, बर्री, बहरी और फ़िज़ाई। इसके बाद में एक चीज़ का इजाफा हुआ, स्पेस वारफेयर, खलाई जंग। वो अब 4 उन्होंने कहा, अब उनका दावा है कि 4 प्लेटफार्म पर हमारे एक जॉइंट ऑपरेशन हमने बना लिया है। जॉइंट ऑपरेशन में और आपको ऑपरेशन में फ़र्क है, उनके दरमियान में ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। एयरफोर्स को वो बहुत कमतर समझते हैं। वो कहते हैं सिर्फ एयरफोर्स की काम ये है कि हमारी जो लैंड फोर्स है या हमारी नेवी की फोर्स है उसको मदद करे, उसके अलावा कोई है जिस पर वो बहुत चिराग पाएँ एयरफोर्स के लोग जो हैं इंडिया के। तो वो कहते हैं साहब हम तो सारा काम हम करते हैं, ये हमारे से ले जाते हैं। तो अब इनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके अंदर कोई इत्तेफाक नहीं है। अब इनको याद नहीं है कि वो ज़माना गुजर गया 1980 का, उनको आ जाना चाहिए 2019 में। 26 फरवरी को आपने हम पर हमला किया और आपने फिर उसकी सज़ा पाई 27 फरवरी 2019 को। यानी एक 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि हमने आपको सज़ा दे दी। तो इसमें वो आप देखें कि आपके जो आप तो क्योंकि 1971 के ज़माने में रह रहे थे, आपको ख्याल था कि पाकिस्तान क्या करेगा हमारा, हमने बालाकोट पर जाकर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आपके हमने 2 तैयारे गिराए जो जदीद थे, MiG-21 और सुखोई 30। वो हमें दोनों के दोनों तबाह कर दिए आपके। एक जाके मकबूजा कश्मीर पड़ा, एक हमने पकड़ लिया उसको अभिनंदन को। और आपने देखा कि फिर आप इसरारी कैफियत इतनी थी कि हमने जैमिंग कर दी थी हर जगह तरफ से। तो आपको पता ही नहीं चल सका कि दोस्त कौन, हु इज़ फो एंड फ्रेंड। तो आप वो पहचान भी ख़त्म हो बैठे और आपने अपने हेलीकॉप्टर को आपने गिरा दिया। तो ये होती है वार। अब इस वार के अंदर जो मामला है कि उनकी जो फ़ौज है वो हम समझते हैं कि वो फ़ौज जो है वो 4 अभी तक उसमें फैक्टर में मौजूद है। अभी दुनिया के अंदर जो वारफेयर है वो बढ़ गई है, वारफेयर का अंदाज बदल गया है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ बड़ी है ये फ़िज़िकल वारफेयर कराएगी। अब जो वर्चुअल वारफेयर आ गई है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और बर्क रफ्तार हथियारों का इस्तेमाल होगा। और जो मिलाकर 4 जंग बहरी, फ़िज़ाई, खलाई के से बढ़कर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब हम कहते हैं इसका मतलब ये कि बिजली की रफ्तार से तेज़ चलने वाली है। तो आप जैसे स्विच दबाया तो वो 1 लाख कितने किलोमीटर चली जाएगी।
1 सेकंड के अंदर। तो वो चीन के पास मौजूद है और उसमें सबसे बड़ी जो अहम काम करेंगे वो चीन जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेगा रोबोट के ज़रिए से। जी रोबोट को वो उनके आदमी मेनली उसको वो करेंगे कंट्रोल करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे। मेनली कंट्रोल नहीं करेंगे उसको, उसमें उसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे। जी आप कह दें कि हदफ जाकर जो है जाकर फलानी जगह पे मारना है आपको, इंडिया के दिल्ली के एयरपोर्ट को तबाह करना है, तो वो अब उसका काम है। रोबोट का ऑटोमेटिक अपना बचाव करेगा और अपने आप को रोकेगा और हर तरह से बचता हुआ जाकर सीधे ठिकाने पर जाके लग जाएगा, अपने हदफ पे जाएगा। हदफ बस जहाँ आप पे फिर लगेगा। ब्रेक का तो वक्त हो रहा है, ब्रेक के अभी- बाद आएंगे तो फिर उसको वाइड अप कर लीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आप एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्जा साहब, आप देखिए, मैं इसको- ये बात कर रहा था कि मौजूदा हालात में ज़रा सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि वर्चुअल भी हो गई है, जिसमें 2 बड़े फैक्टर बढ़ गए हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार हो जाएगी और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो उसमें ही होगा। जी इसमें 2 बातें और भी अहम हैं कि एक तो अचानक सरप्राइज़ होगा, दूसरा ये है कि आपकी टाइमिंग ज़्यादा अहम है जी और अगर आपस में राब्ताकारी ना हो, अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाए तो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, जैसा कि हमने किया आपके साथ में जी 27 फरवरी 2019 को जी। कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया था, उनके सारे निज़ाम को धर्म कर कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया था। अब उनके पास तो जो क्वांटम सेटेलाइट भी मौजूद है, तो क्वांटम सेटेलाइट की मौजूदगी में वो उसको साइबर अटैक नहीं हो सकता। जी। तो कौन चीन के पास और अमेरिका, दुनिया में किसी और के पास नहीं है। अमेरिका के पास भी क्वांटम सेटेलाइट नहीं है इस वक्त फ़िज़ा में, उसके पास जो सेटेलाइट है वो उसको तबाह करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा जो चीन के पास जो है, जो बहुत बड़ी बात है वो है कि रॉकेट फोर्स है। उसने तीन इदारे ज़बरदस्त बना दिए हैं। एक तो रॉकेट फोर्स बना दिया और इसमें मिसाइलों की बड़ी तादाद जो है वो बड़ी अक़साम मौजूद हैं। और ये जो दुनिया भर उन्होंने सोचा है कि बजाय इसके कि हम चीन से और साथ साथ में वो अब इसमें फ़िज़ाइया में भी अपना काम कर रहे हैं और यानी 5th जनरेशन वारफेयर के जहाज़ बना दिए। एक हमें भी मिल गए, एक उसका स्क्वाड्रन, और एक जो है वो 6th जनरेशन में बना रहे हैं। इस तरह से हम साथ में वो बराबरी तो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी हाल का जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास है, जो बहुत जदीद है और वो अभी तक वो उसका तोड़ नहीं किया जाता। वो मसनूई बारिश ला सकती है, सुनामी ला सकती है। वो अगर कहीं पर भी सिग्नल भी जो कम्युनिकेशन भी अगर आपको फ़िज़ा में भी तोड़ दें उसका, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज़ वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हर जगह रखते हैं, वो फिर वो जी। दुश्मन से बदला ले सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने चाइना ने जो काम किया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर है और साइबर वारफेयर काउंटर सिस्टम कैपेबिलिटी का उन्होंने एक बना लिया है। जो अमेरिका का तोड़ है, वो जो कंप्यूटर उनका सिस्टम है जी उसको तोड़ किया है। फिर उन्होंने डिजिटल स्टडी सिस्टम सपोर्ट फोर्स बना ली है, जो सारी जो चीज़ों को सपोर्ट करेगी और वो इस तरह से वो अपने आप को जो है उसके क्वांटम सेटेलाइट के ज़रिए से तमाम चीज़ों को हम कर देगी। अब मसाल ये है कि चीन ये कहता है कि अग्नि-5 हम इस्तेमाल करेंगे। अग्नि-5 ये है कि उसकी जो हद है वो 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। तो जो चीन से हद पार करके अमेरिका की तरफ जाती है, और जो अग्नि-6 है वो 10,000 से 15,000 तक की है। तो अब उस सूरत हाल में वो चीन भी हमले उसमें, अमेरिका भी उसमें हमले में आ रहा है। और अमेरिका जो इंडिया के जो दानिश्वर है ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि अमेरिका की हम परवाह नहीं करते हैं, हम रूस की परवाह नहीं करते हैं, हम जैसे चाहेंगे ऐसा खरीदेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। और इंडिया के पास जो तैयारी है वो सिर्फ जो है वो 4 प्लेटफार्मों की है, 4 डोमेन की है। 2 डोमेन उनके पास गायब है अक्सर अभी तक, जी जिसका मज़ारा अभी नहीं कर सके हैं, उसका जवाब अभी नहीं दे सके हैं। दूसरी ये है कि उनके अंदर रब्त नहीं है, उनका मोराल बहुत डाउन है, उनके पास असले की कमी है, उनके पास जो है कपड़ों की कमी है, वो हाई आल्टीट्यूड पर नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी खामियाँ हैं, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस वक्त मोदी ये समझता है क्योंकि वो एटमी जंग नहीं हो सकती, मोदी ये समझता है कि वो अमेरिका को गोचा दे जाएगा और अमेरिका चाहता है कि वो उसको फंसाए किसी सूरत में। तो अब जो सूरत हाल है वो संगीन है इंडिया के लिए, और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए भी अच्छा मौका है कि इंडिया इसी सूरत हाल में रहे तो हमारे लिए कामयाबी की दलील है। जी। अच्छा जी, आप चलें दूसरे प्रोग्राम पे। अब आज ज़रा गाज़ा वाले मामले बात देखिए, कर लें। गाज़ा के अंदर जो है एक तो बड़ा जुल्म ये हुआ है कि गाज़ा के जो मुसलमानों के साथ में इतना ज़्यादा जो वाक़या हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पर हम जंगबंदी नहीं कर रहा है इसराइल, और वो कोशिश ये कर रहा है कि उसको सफाई से मिटा दें। आपको याद होगा कि हमने अपने कई प्रोग्राम में कहा कि जब मैं जो है सितंबर 2005 में जब इंडिया गया था, तो उस वक्त जो है वो वहाँ पर उन्होंने
हम एक इजरायली से इनकाउंटर हमारा हुआ। इजरायली एक वहाँ का जो एडमिरल था जी उसने कहा कि साहब जो मैंने जब अपनी तकरीर की, जो मैंने सेंटर टेबल पे बैठा हुआ था और मेरे साथ में जनरल तलत मसूद थे और फिर शेख नजमुद्दीन शेख साहब थे जो जो हमारे सेक्रेटरी रहे हैं खारजा के और अक़वाम मुत्तहिदा हमारे नुमाइंदे रहे हैं, तो वो मौजूद थे। लेकिन वो मैं सबसे जूनियर था, तो मुझे इसके बावजूद उन्होंने सेंटर बैठा दिया, क्योंकि मैं उस वक्त मैं नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन का जो है सिंध का जो है वो मैं कन्वीनर था जी। तो उन्होंने समझा कि ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक आदमी है या सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी है या सबसे ज़्यादा राइट है, तो वो उसको जो है वो मरकज़ी हैसियत दी जाए और उनको जनरल तलत मसूद नजमुद्दीन शेख को न दी जाए। मैंने एहतजाज भी किया कि भाई मैं जनरल तलत मसूद से बहुत छोटा हूँ और आप मुझे क्यों बैठा रहे हैं सेंटर टेबल पर, उनको बैठाएँ। करें नहीं साहब, आप ही का इंतखाब हो रहा है, क्योंकि आप बड़े आदमी, आप जो है नज़रिया पाकिस्तान फाउंडेशन के हैं, तो हम आपको अहमियत देते हैं और आप ही इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। तो जब वो मैं तकरीर की तो मैंने तकरीर में ये कहा कि भाई दहशतगर्दी हमने ईजाद नहीं की थी, दहशतगर्दी तो पहले चली आ रही है, जापानी करते थे, तो ये और इसराइली भी करते हैं, कराते हैं यहाँ पर। तो फिर उन्होंने इसराइलियों ने कहा कि मेरे नाम पे कहा कि ये जैसे लोग जो हैं बहुत फंडामेंटलिस्ट हैं, ये बड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग हैं, मेरे बारे में कहा। और फिर कहा कि इसका हल जो है वो सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हर फ़लस्तीनी को ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। उस अथॉरिटी पर उस पर तलत मसूद ने उसका जवाब दिया। उसके बाद जनरल तलत मसूद की तकरीर थी, उन्होंने कहा कि आप इस तरह के ख्याल करेंगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये ख्याल है तो माल है तो जुनू, ये मेरे अल्फाज है उनके नहीं है। उन्होंने तो अपने जो अंग्रेज़ी में तकरीर की थी उसमें कहा उन्होंने, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन अब ये इस वक्त जो ये काम यही कर रहे हैं कि वो हर चीज़ को परवाह नहीं कर रहे हैं, अमेरिका उसका साथ दे रहा है बिल्कुल अंधा होकर, वो बिल्कुल दज्जाल की कैफियत विस्तार किए हुए है जी। वन साइडेड हो गया है, एक आंख से देख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक आंख उसमें हो, लेकिन आँख इसी तरह से है कि वो एक तरफ ही देख रहा है और सिर्फ दूसरी तरफ इंसानियत का कोई नाम नहीं रहा, झूठी बातें कर रहा है। अब ये गाज़ा पे थोड़ी सी बात करनी है। देखो जैन साहब, बात ये है कि मैं आपसे जो गाज़ा पे बात की थी, जो बात हमारी रह गई है वो ये है कि एक फ्रांसिस बेनन एक राइटर था जी, जिसने किताब लिखी दी रेचेड ऑफ द वर्ल्ड जी, वो जिसमें जिस तरह के डिप्रेशन, जिस तरह की जो ज़ालिमाना और बर्बरियत का जो मज़ाहरा किया गया है अलजायर में फ्रांसीसी लोगों ने जी, अलजायर के लोगों के साथ में, और जिस तरह से वहाँ हुकूमतें पलटी हैं, जिस तरह लोगों को मारा है और जिस तरह का तशद्दुद किया है, जिस तरह के बेईमाना सलूक किए हैं, उसका जिक्र करते हुआ कहा कि ये ऐसा है कि जैसा कि किसी सूरत हाल में कबूल नहीं किया जाता। वो इतना हुआ, वो एक साइकोलॉजिस्ट था, यानी जो साइकोलॉजी का जो है वो माहिर था जी। और वो फ्रांसीसी होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था इसकी जो कॉलोनियलिज़म के। उन्होंने कहा कॉलोनियलिज़म की जो इंतहा पसंदी है वो इंतहा हद है, वो ये है कि जो इस तरह के जो काम करते हैं, वो उसकी एक वीडियो है जो आप दिखा दें तो लोग खुद बस गाज़ा में यही कुछ हो रहा है, गाज़ा में उससे भी ज़्यादा हो रहा है, जो उसको मात कर दिया है जी। लेकिन ये आज भी वो जिंदा है और उस सूरत हाल को हमें दिखाना चाहिए और उसको कोशिश करके एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं हमने, दिखा दीजिए। In all armed struggles, there exists what we might call the point of no return. Almost always it is marked off by a huge and all-inclusive repression which engulfs all sectors of the colonial people. These are the words of revolutionary anti-colonial writer Frantz Fanon, writing in The Wretched of the Earth in 1961. But it could just as well be about Gaza in 2023. Fanon was a trained psychiatrist born in colonial Martinique who became disenchanted with the racism he encountered in his life and work. He eventually moved to Algeria and supported its struggle for liberation from France, writing a number of seminal works on the psychology of racial domination and the struggle for liberation. The remarkable thing about reading Fanon now, more than 60 years after his death, is how relevant his ideas are to the struggle of Palestinians under Israeli settler colonialism. He writes, "The colonial world is a Manichaean world. At times this Manichaeism goes to its logical conclusion and dehumanizes the native, or to speak plainly, it turns him into an animal." Israeli officials, including the defense minister, have used this very language about Palestinians. In Fanon's description of the anti-colonial struggles in Algeria, it feels as if you are reading about Palestine.
especially in terms of the violence deployed by the settler army and the dehumanization it inflicts on the colonized. Fanon wrote, "The violence which has ruled over the ordering of the colonial world, which has ceaselessly drummed the rhythm for the destruction of native social forms, that same violence will be claimed and taken over by the native at the moment when, deciding to embody history in his own person, he surges forward into the forbidden quarters." We must understand, and this is me speaking, Fanon was not writing for a white European audience. He was writing for people in the midst of an anti-colonial revolutionary struggle. And so he doesn't try and hide or dilute his meaning. Jean-Paul Sartre, in his preface to Frantz Fanon's work, wrote, "Violence in the colonies does not only have for its aim the keeping of enslaved men at arm's length, it seeks to dehumanize them." And Sartre wrote explicitly of the violence of revolt, "The rebel's weapon is the proof of his humanity." जी बेटे साहब, ये तो हो गया कि अब गाज़ा की सूरत हाल ऐसी है कि उनको हमास को अपील करना पड़ा है मुसलमान मुल्कों से कि आप मार्च करें। जी हाँ, इतने बेबस हो गए। नहीं, मार्च करना चाहिए लेकिन मार्च कोई कर नहीं रहा है, इसलिए कि लेकिन ये आखिर में जाकर जंग तो फिर इस तरह से ख़त्म हो गई कि ये जंग जो है मुसलसल ये लड़ी जाएगी और ये फिर जीती जाएगी। जी, इजराइलियों का सफाया हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जी मेरे साहब, 2 से 3 मिनट रह गए हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका का मौक़िफ़ आया कि ये भाई आप अमेरिका का देखिए, हमारे पास जिस वक्त जरदारी साहब आए थे तो जरदारी साहब ने पिछले दफ़ा जब सदर बने थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन पर मुआहदा कर लिया था। जी, वो मुआहदा अच्छा था कि उन्होंने कहा भाई हमारे पड़ोस के अंदर है, हमारे किसी का खतरा भी नहीं है गैस पाइपलाइन के उड़ने का। जी, तो अब वो जरदारी साहब ने आते साथ ही वहाँ पर 180 किलोमीटर की जो है पाइपलाइन गवादर तक बिछाने का फैसला किया। इस पर अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कहा कि साहब ये आप नहीं कर सकते हैं। सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने मैं कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मसले की हिमायत नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ मैथ्यू मिलर ने हफ्तेवार प्रेसिंग में एक साफ़ी के जवाब में कहा, साहब ने पूछा कि डोनाल्ड लू ने जो वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन में काम करने हक में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कुछ कानूनी इदारों पर प्रोजेक्ट पर मशवरा कर रहा। साफ़ी ने सूरत हाल का सवाल किया कि सूरत में क्या अमेरिका पाकिस्तान किसी पाबंदी से छूट दे सकता है या नहीं। तर्जुमा मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं किसी भी मुमकिन पाबंदी कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमेशा सबको यही मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमेरिकी पाबंदी जद में आ सकते हैं। यदि हर एक को इस पर बहुत एहतियात गौर का मशवरा कर देंगे। हम इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए इस लिहाज से कि अमेरिका हमारी कौन सी परवाह कर रहा है, हमारे में दहशतगर्दी से करा रहा है, अगर वो पाबंदी लगाता है लगा ले। और हमें ज़रूरत है, अब देखें अब ये इस तरह के ऐलान की ज़रूरत है कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे जैसे भुट्टो ने किया था। आप ये कहेंगे हमें परवाह नहीं अमेरिका की पाबंदी की और हम ईरान से गैस पाइप ले लेंगे क्योंकि हमारी ज़रूरत है इस वक्त। जी, अब इस तरह से हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात जो है बरदराना ताल्लुकात में मजबूत हो जाएँ और हम एक ग्रुप बन जाए जो जिसको तोड़ दिया इन्होंने तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का जो सेंटो का प्रोग्राम था उसको तोड़ा है इन्होंने। हमें उसको जोड़ना चाहिए। तीनों मुल्क अगर मिल जाते हैं और रूस हमारे साथ हो जाता है, चीन साथ हो जाता है तो बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। फिर सब आखिरी मौजू है मोदी की धांधली। भाई मोदी की धांधली जो है उसने ये किया है कि आप तमाम जो है आपके जो सबसे बड़े जो जितने भी आपके सोशल मीडिया पर महज 1000 से 2000 तक एहतियात की रसीदें पोस्ट की हैं और सरकारी प्रोजेक्ट पर मोदी ने पहले तो ये किया कि बहुत प्रोजेक्ट जो बहुत से निजी कंपनियों को टेंडर देकर उसे फ़ंड वसूल किए हैं। दूसरा ये किया है कि उसने मुसलमानों के पर जो मदरसा जात हैं उन पर पाबंदी लगाई है, तरावी पर पाबंदी लगाई है और बहुत कुछ किया है। और इसके अलावा मुसलमानों पर ख़ास तौर से इसके पीछे लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में मोदी जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इन्हें मुसलमानों को वहाँ पर जीने दें और वो उस तरह से वो इलेक्शन जीतना चाहता है। अब इस सूरत हाल में अब जो हम बात आपसे कहना चाहते हैं कि महज उसमें स्टेट बॉन्ड इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ज़रिए से इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी कर दिया उन्होंने जी। उनको महज 2000 करोड़ के भी कम कांग्रेस को मिले, जबकि बीजेपी ने 13000 करोड़ मिले। मारूफ सहाफ़ी पूनम अग्रवाल ने भी अपनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर होने वाली धांधली का राज फाश किया। तो वो पैसे भी इकट्ठे बटोर रहा है और सामने जो अपोजिशन है उनको कैद कर रहे हैं। तो दोनों काम वो कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं जी। वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।